Hello students, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss spin splitting. This is our 6th lecture of NMR spectroscopy, and in this lecture we are going to discuss how splitting of spin take place or what is the value of J, that is splitting constant in NMR spectroscopy. देखो भाई, जहाँ तक हमारा जो सिलेबस हो चुका है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हमने ये पढ़ लिया था कि जैसे इथेनॉल हमने लिया तो इथेनॉल के लिए 3 आपको लाइंस मिलती हैं। तीनों लाइंस को हम एक स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग मेजर कर लेते हैं। हम तीनों की केमिकल शिफ्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया, हमने इथेनॉल का 1H NMR स्पेक्ट्रा लिया, 1H NMR स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया। एक तो हमने ड्रॉ किया लो रिजोल्यूशन NMR स्पेक्ट्रोमीटर से। जब हमने लो रिजोल्यूशन NMR स्पेक्ट्रोमीटर से इथेनॉल का स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया तो हमें ये फर्स्ट वाला स्पेक्ट्रा मिला। और जब हमने हाई रिजोल्यूशन NMR स्पेक्ट्रोमीटर एपेरेटस को यूज करके इथेनॉल का स्पेक्ट्रा लिया तो हमें सेकेंड वाला स्पेक्ट्रा मिला। तो जो फर्स्ट वाला स्पेक्ट्रा है इसके अंदर सिर्फ आपको 3 पीक्स दिखाई दे रही है, तीनों की रिलेटिव इंटेंसिटी आपको शो हो रही है। ठीक है, हम इनकी केमिकल शिफ्ट निकाल सकते हैं कि जो जैसे CH3 की जो पीक है वो स्टैंडर्ड से कितने डिस्टेंस पर है, या फिर जो CH2 वाली पीक है वो कितने डिस्टेंस पे है, ये सब हम निकाल सकते हैं केमिकल शिफ्ट के थ्रू। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। बट जब हमने हाई रिजोल्यूशन NMR स्पेक्ट्रोमीटर से इथेनॉल का स्पेक्ट्रा स्टडी किया तो हमें मिला कि जो आपके पास OH जो ग्रुप है इसके लिए आपको एक सिंगलेट पीक मिलती है। जो पीक मिलती है वो अपना पीक जो है वो स्प्लिट नहीं होती। बट जो CH2 है उसके लिए आपको एक क्वार्टेट मिलता है। क्या मिलता है? क्वार्टेट मीन्स आपको 4 लाइंस मिलती हैं। और जो अपना मिथाइल ग्रुप था इसके लिए आपको 3 लाइंस मिलती हैं। भाई जो सिंगल पीक थी लो रिजोल्यूशन में अब वो 3 में स्प्लिट हो चुकी है। जो सिंगल पीक थी CH2 की लो रिजोल्यूशन में अब वो 4 लाइंस में स्प्लिट हो चुकी है। तो ये जो स्पिन है, ये जो लाइन है, ये जो पीक है वो स्प्लिट कैसे होती है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? स्पिन स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं? स्पिन स्प्लिटिंग। और जो लाइन स्प्लिट हुई है इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? स्प्लिटिंग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं J में और मेजर करते हैं साइकिल पर सेकंड में, साइकिल पर सेकंड में। तो ये हमारा टॉपिक है स्पिन स्प्लिटिंग कैसे होती है और साथ में स्प्लिटिंग कांस्टेंट क्या होता है। सो द केमिकल शिफ्ट ऑफ द CH2 ग्रुप रिलेटिव टू CH3 इज इंडिकेटेड बाय डेल्टा। ये तो हम बात कर चुके कि केमिकल शिफ्ट क्या होता है, उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसको हम निकाल लेते हैं। देन द फाइन स्ट्रक्चर in the CH3 and CH2 peaks arise from the phenomena known as spin splitting, and the separation J between the peak comprise the fine structure is referred to as spin coupling constant, and J is expressed in cycle per second। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने कहा था कि CH3 के अंदर आपको 4 लाइंस मिलती हैं, CH2 में आपको 3 लाइंस मिलती हैं। ठीक है, तो ये लाइंस जो मिली है इनको हम फाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। लाइंस को क्या बोलते हैं? फाइन स्ट्रक्चर। और ये फाइन स्ट्रक्चर आपको क्यों मिलती है स्पेक्ट्रा में? ड्यू टू स्पिन स्प्लिटिंग। एक स्पिन है दूसरी स्पिन की प्रेजेंस की वजह से अपने आप को क्या कर लिया है? स्प्लिट कर लिया है। और जो सेपरेशन थी स्पिन्स के बीच की उसको हमने बोल दिया J को हम बोलेंगे स्पिन कपलिंग कांस्टेंट, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं साइकिल्स पर सेकेंड में। As the magnitude of del, that is chemical shift,
डिपेंड्स अपॉन द अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ जे डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ। अब देखिए कि जो सेपरेशन है दो पीक्स के बीच में, जिसको हम केमिकल शिफ्ट बोलते हैं, वो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू अप्लाइड फील्ड पर डिपेंड करती है, बट जे जो कि क्या है, कपलिंग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फील्ड स्ट्रेंथ से इंडिपेंडेंट रहती है। हमेशा याद रखेंगे कि जे कभी भी अप्लाइड फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करता। ओके, नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ फाइन स्ट्रक्चर एंड द रीजन फॉर द फील्ड इंडिपेंडेंट कैरेक्टर ऑफ जे। भाई फाइन स्ट्रक्चर क्यों जनरेट होती हैं, कोज क्या है फाइन स्ट्रक्चर का, और जो जे हमारा कपलिंग कांस्टेंट है ये फील्ड स्ट्रेंथ के साथ इंडिपेंडेंट क्यों है, इसको हम स्टडी करते हैं। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय कंसिडरिंग एन HD मॉलिक्यूल। हमने सपोज किया एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल लिया है जो क्या है HD, और इस मॉलिक्यूल की स्टडी से हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि कैसे सेपरेशन होता है, कैसे फाइन लाइंस में डिवाइड होता है अपना मॉलिक्यूल। नाउ if by same mechanism the magnetic moment of the proton can be transmitted to the deuteron, the field strength at which the deuteron precesses at the probe frequency will depend upon the magnetic quantum number of the neighboring proton atom। अब देखो हमने मॉलिक्यूल कौन सा लिया है, HD। अगर H का जो मैग्नेटिक मोमेंट था जो इंड्यूस हुआ है उसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं D को, ड्यूट्रॉन को, तो ड्यूट्रॉन जिस फ्रीक्वेंसी के साथ प्रीसेस करेगा वो H के क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगा। If the proton nuclei has a spin plus half, its magnetic moment is aligned with the field, so that the field experienced by deuteron is the sum of the proton and applied field। अब देखो प्रोटॉन जो न्यूक्लियाई है उसकी स्पिन प्लस हाफ होती है, इसका मतलब प्रोटॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा और जो अप्लाइड फील्ड होगा उन दोनों को मिला करके इतने फोर्स को कौन एक्सपीरियंस करेगा, ड्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन से मैग्नेटिक मोमेंट ट्रांसफर हो चुका है ड्यूट्रॉन के पास। ए लोअर अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ H नॉट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेन द प्रीसेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस इन द मॉलिक्यूल देन इन वन इन विच द हाइड्रोजन हैज मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर माइनस हाफ। तो जैसे प्लस हाफ वाला ट्रांसफर होगा वैसे माइनस हाफ वाला भी ट्रांसफर हो सकता है, और यहाँ पर जो प्लस हाफ वाली वैल्यू है उसके लिए लोअर फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी और माइनस हाफ के लिए हायर मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है। इन द लेटर केस In the later case, the field from the proton opposes the applied field and must be overcome by the applied field to attain a precessional frequency equal to the probe frequency। अब देखो भाई क्या था कि प्रोटॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो ड्यूट्रॉन को ट्रांसफर हो चुका है, तो ड्यूट्रॉन क्या करेगा, जो अप्लाइड फील्ड है उसको अपोज करेगा, उसको अपोज करेगा तो हम उसको अपोज को ओवरकम करेंगे। ओवरकम क्यों करेंगे, ताकि जो ड्यूट्रॉन है वो एक प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी को अटेन कर सके। तो हम एक हाइपोथेटिकल स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं ड्यूट्रॉन के लिए, जो हमें मिलती है कि आपको स्पेक्ट्रा के अंदर दो पीक मिलेंगी, एक तो स्पिन प्लस हाफ के लिए और एक स्पिन मिलेगी माइनस हाफ के लिए। हमने कहा था कि प्लस हाफ के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू लार्ज होगी, जिसकी वजह से ये लोअर फील्ड पे अपना रेजोनेंस दिखाएगा और माइनस हाफ हायर मैग्नेटिक फील्ड पर रेजोनेंस दिखाएगा। ये जो दोनों पीक्स आई हैं, इन पीक्स के बीच की सेपरेशन को हम क्या बोल देंगे, जे, कपलिंग कांस्टेंट। ऐसे ही अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन रेजोनेंट दिखाएगा HD ड्यूट्रॉन की वजह से। अब ड्यूट्रॉन की स्पिन होती है +1, तो यहाँ पर आपको पता है कि Mi की 3 वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे, +1, 0 और -1, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको 3 पीक्स मिलेंगी। तो जब हम प्रोटॉन रेजोनेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 पीक्स मिलेंगी, क्योंकि प्रोटॉन का रेजोनेंस होगा ड्यू टू ड्यूट्रॉन और ड्यूट्रॉन की स्पिन होती है 1, जिसकी वजह से Mi की 3 वैल्यूज होंगी। दोनों के बीच के डिफरेंस को हम J बोलेंगे, जो क्या होगा, कपलिंग कांस्टेंट।
The magnetic quantum number for the hydrogen nuclei in molecule giving rise to the different peaks are indicated in above spectra. हमने ऊपर वाले दोनों स्पेक्ट्रा के अंदर कौन कौन सी पीक मिलेंगे, लाइंस मिलेंगी, वो सब डिस्क्राइब कर दिया है. The 2 peaks of equal intensity and 3 peaks of equal intensities are observed in both 2 spectra due to plus half spin of proton in neutron resonance and plus 1 spin of deuteron in proton spectra. नाउ वी कैन कंसिडर इथाइल एल्कोहल. इथाइल एल्कोहल में हमने देखा था कि 3 पीक्स मिली थी आपको, तीनों की तीनों पीक्स डिफरेंट स्टेट्स में स्प्लिट हो गई थी. CH3 के लिए आपको 3 लाइंस मिली थी, CH2 के लिए 4 लाइंस मिली थी. वो सब हम स्टडी करते कि ऐसे कैसे होता है. तो सबसे पहले हम CH2 की बात कर लेते हैं. CH2 के अंदर कितने न्यूक्लियाई हैं भाई? 2 न्यूक्लियाई. तो 2 न्यूक्लियाई अपने आप को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है वो देखेंगे. एक तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों के दोनों न्यूक्लियाई अपनी स्पिन को पैरेलल रखें. दोनों की अगर सेम है और अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हमने मान लिया कि टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इनका हो जाएगा +1. एक ये भी पॉसिबल है कि पहले वाला इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपवर्ड हो, सेकंड की डाउनवर्ड, या फिर फर्स्ट की डाउनवर्ड और सेकंड की अपवर्ड. तो रिजल्टेंट स्पिन क्या आ जाएगी? 0, क्योंकि एक +½ है और दूसरा क्या है? -½ तो रिजल्ट क्या आएगा? 0. या हो सकता है कि दोनों की स्पिन क्या हो? डाउनवर्ड. तो यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट लाइंस मिली. इसी की वजह से आपको 3 डिफरेंट लाइन मिलती हैं CH2 में. इंटेंसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेट है, यहाँ पर 2 स्टेट अवेलेबल हैं और यहाँ पर कितनी स्टेट हैं? 1. तो इंटेंसिटी रेशो रहेगा 1:2:1. ऐसे हम CH3 की बात करते हैं तो CH3 के अंदर 3 न्यूक्लियाई हैं, 3 प्रोटॉन हैं. वो अपने आप को या तो तीनों अपवर्ड डायरेक्शन में या तीनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलाइन कर सकते हैं. या हो सकता है कि 2 अपवर्ड और 1 डाउनवर्ड, या हो सकता है कि 2 डाउनवर्ड और 1 अपवर्ड. इस तरह की जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो हमें रिजल्टेंट 4 लाइन्स यहाँ पर मिलेंगी. अगर हम बात करते हैं इंटेंसिटी का तो यहाँ पर केवल 1 स्टेट अवेलेबल है, फिर आपके पास 3 स्टेट्स अवेलेबल हैं, फिर आपके पास अगेन 1 स्टेट अवेलेबल है. तो CH3 के लिए आपको 4 लाइंस मिलेंगी जो कि 1:3:1 इंटेंसिटी रेशो में होंगी. ओके, तो हमने यहाँ पर ये देख लिया कि इथाइल एल्कोहल में CH2 के लिए 3 लाइंस और CH3 के लिए 4 लाइंस और CH2 के लिए 3 लाइंस कैसे मिलती हैं और तीनों और सबकी इंटेंसिटी रेशो क्या होगा. अब अगर हम यहाँ पे इथेनॉल की बजाय एक जनरल रूल निकालना चाहें, मीन्स जनरलाइज करने चाहें फॉर्मूला को, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ पीक किसी भी गिवन कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ पीक कैसे मिलेंगी उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं. n = 2 समेशन ऑफ SB + 1. SB समेशन क्या है? सम ऑफ ऑल द स्पिन्स ऑफ इक्विवेलेंट B न्यूक्लियाई. जैसे कि आपके पास एक न्यूक्लियाई है A, दूसरा न्यूक्लियाई है B. आपको A के लिए नंबर ऑफ पीक्स निकालनी है, तो A के लिए नंबर ऑफ पीक्स डिपेंड करेगी B की स्पिन क्या है, B की टोटल स्पिन क्या है. सपोज करो आपके पास यहाँ पर एक CH2 मॉलिक्यूल है और यहाँ पर क्या है? CH3. तो इसके लिए अगर आप स्पेक्ट्रा के अंदर नंबर ऑफ पीक देखोगे तो यहाँ पर कितने न्यूक्लियाई हैं? 3 के लिए पीक क्या हो जाएगी? 3/2. मल्टीप्लाई करोगे 2 से +1 करोगे तो कितनी लाइंस मिलेंगी आपको? 4. ऐसे इसके लिए निकालोगे तो नियर बाई 3 आपको पीक्स मिल जाएंगी. तो ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ लाइंस आपको कितनी मिलेंगी, नंबर ऑफ पीक्स कितनी मिलेंगी. साथ में अगर आपको इंटेंसिटी निकालनी हो तो इंटेंसिटी के लिए हम एक जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि अगर आपके पास r+1 की पावर m है, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन. इसके अंदर जो कोफिशिएंट्स आएंगे वही कोफिशिएंट इंटेंसिटी को शो करेंगे. या फिर हम इंटेंसिटी को पास्कल ट्रायंगल से भी बता सकते हैं, पास्कल ट्रायंगल से. तो ये था कि स्पिन स्प्लिटिंग कैसे होती है और हम स्पिन कपलिंग कांस्टेंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं.